अध्याय तीसरा। बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, दूध का बाजार है। विकल्प है पहला राष्ट्रीय, दूसरा प्रादेशिक, तीसरा स्थानीय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय। दूसरा, पहले प्रश्न का उत्तर है विकल्प तीसरा यानी स्थानीय। दूध का बाजार स्थानीय है। दूसरा प्रश्न, सोने एवं चांदी का बाजार होता है। विकल्प है पहला स्थानीय बाजार, दूसरा राष्ट्रीय बाजार, तीसरा प्रांतीय बाजार, चौथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प चौथा यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तीसरा प्रश्न, विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। विकल्प पहला पूर्ण प्रतियोगिता में, विकल्प दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता में, तीसरा एकाधिकार में, चौथा अल्पाधिकार में। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प चौथा यानी अल्पाधिकार में। प्रश्न चौथा, वस्तु विभेद विशेषता वाला बाजार है। वस्तु विभेद विशेषता वाला बाजार कौन सा है? विकल्प पहला पूर्ण बाजार, विकल्प दूसरा अपूर्ण बाजार, विकल्प तीसरा एकाधिकार बाजार, विकल्प चौथा ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प दूसरा यानी अपूर्ण बाजार। पांचवा प्रश्न है, जब किसी वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाना बढ़ाना संभव नहीं होता है तो बाजार कहलाता है। पहला अति दीर्घकालीन, दूसरा दीर्घकालीन, तीसरा अति अल्पकालीन, चौथा अल्पकालीन। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प तीसरा अति अल्पकालीन। छठा प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पाद की मांग। विकल्प पहला पूर्ण लोचदार, विकल्प दूसरा पूर्ण बेलोचदार, विकल्प तीसरा इकाई के बराबर लोचदार, विकल्प चौथा कम लोचदार होती है। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प पहला पूर्ण लोचदार। प्रश्न 7, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। विकल्प पहला मांग के द्वारा, विकल्प दूसरा पूर्ति के द्वारा, विकल्प तीसरा मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा, विकल्प चौथा सरकार द्वारा।
इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प तीसरा, यानी मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा। प्रश्न 8, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु अति अल्पकालीन बाजार की वस्तु है? विकल्प पहला मछली, विकल्प दूसरा साबुन, विकल्प तीसरा चांदी, विकल्प चौथा स्कूटर। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प पहला मछली। प्रश्न 9, एकाधिकारी बाजार से आशय है? विकल्प पहला क्रेता एवं विक्रेता की अधिक संख्या, दूसरा क्रेता एवं विक्रेता की सीमित संख्या, तीसरा अत्यधिक विक्रेता होना, चौथा एक ही विक्रेता का होना। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प चौथा, यानी एक ही विक्रेता का होना। प्रश्न 10, बाजार मूल्य है? विकल्प पहला दीर्घकालीन मूल्य, विकल्प दूसरा अल्पकालीन मूल्य, तीसरा अति अल्पकालीन मूल्य, चौथा अति दीर्घकालीन मूल्य। उत्तर है विकल्प दूसरा अल्पकालीन मूल्य। प्रश्न 11, अल्पकालीन बाजार होता है? विकल्प पहला सब्जी, दूसरा रेडियो, तीसरा सोना, चौथा कपड़ा। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प पहला, यानी सब्जी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला प्रश्न, अति अल्पकालीन मूल्य को डैश मूल्य भी कहा जाता है? उत्तर है बाजार। अति अल्पकालीन मूल्य को बाजार मूल्य भी कहा जाता है। दूसरा, पेट्रोल का बाजार डैश होता है? पेट्रोल का बाजार डैश होता है? इस प्रश्न का उत्तर है अंतरराष्ट्रीय। पेट्रोल का बाजार अंतरराष्ट्रीय होता है। प्रश्न तीसरा, डैश मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? इस प्रश्न का उत्तर है बाजार। बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। चौथा, बाजार मूल्य डैश होता है? उत्तर है अति अल्पकालीन। बाजार मूल्य अति अल्पकालीन होता है। पांचवा, किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होने पर वह डैश बाजार कहलाता है? उत्तर है एकाधिकार। किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होने पर वह एकाधिकार बाजार कहलाता है। छठा, जिस बाजार में फर्म मूल्य ग्रहण
करता होती है वह डैश कहलाती है। इस प्रश्न का उत्तर है पूर्ण प्रतियोगिता। जिस बाजार में फर्म मूल्य ग्रहण करता होती है वह पूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है। 7वां, कीमत विभेद की संभावना डैश बाजार में उत्पन्न होती है। इस प्रश्न का उत्तर है एकाधिकार। कीमत विभेद की संभावना एकाधिकार बाजार में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, सत्य असत्य। पहला, ईंटों का बाजार प्रादेशिक होता है। उत्तर असत्य। दूसरा, बाजार मूल्य काल्पनिक होता है। उत्तर है असत्य। तीसरा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक वास्तविक दशा है। उत्तर है असत्य। चौथा, मूल्य विभेद एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। उत्तर है सत्य। पांचवा, मांग और पूर्ति की शक्तियां काफी समय तक स्थायी साम्य की अवस्था में रहती है। उत्तर है असत्य। छठा, साम्य की अवस्था में एक फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं। उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न, जोड़ी मिलाइए। पहला, अल्पकाल में बाजार की पूर्ति। इसका मेल होगा मांग के अनुरूप नहीं हो सकती। दूसरा, फर्म का साम्य। इसका मेल होगा MR = MC से। तीसरा, लाख की चूड़ियों का बाजार। इसका मेल होगा प्रादेशिक बाजार से। चौथा, वस्तु की मांग की पूर्ति के बराबर। इसका मेल होगा साम्य मूल्य से। पांचवा, वस्तु विभेद। इसका मेल होगा अपूर्ण प्रतियोगिता से। अगला प्रश्न, एक शब्द वाक्य में उत्तर कीजिए। पहला प्रश्न, टमाटर का बाजार मुख्य रूप से किस प्रकार का बाजार होता है? उत्तर है स्थानीय बाजार। प्रश्न दूसरा, किस प्रकार की प्रतियोगिता काल्पनिक होती है? उत्तर है पूर्ण प्रतियोगिता। प्रश्न तीसरा, भौगोलिक दृष्टि से सोने चांदी का बाजार कैसा होता है? उत्तर है अंतरराष्ट्रीय बाजार। प्रश्न चौथा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है? उत्तर है अधिक। प्रश्न 5, बाजार के किस प्रकार के अंतर्गत कीमत स्तर स्थिर रहता है?
उत्तर है दीर्घकालीन बाजार। प्रश्न 6। बाजार मूल्य के निर्धारण से मांग और पूर्ति में कौन अधिक प्रभावशाली होता है? उत्तर है मांग। प्रश्न 7। दीर्घकालीन मूल्य क्या कहलाता है? उत्तर है सामान्य मूल्य। अगला प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, अति अल्पकालीन बाजार से क्या आशय है? उत्तर, जब किसी वस्तु की पूर्ति उसके उपलब्ध स्टॉक तक ही सीमित होती है तो उसे अति अल्पकालीन बाजार या दैनिक बाजार कहते हैं। इसमें समय इतना कम होता है कि वस्तु की पूर्ति को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए दूध, दही, मछली, मांस आदि का बाजार। प्रश्न दूसरा, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है? उत्तर, वास्तविक जीवन में न तो पूर्ण प्रतियोगिता और न एकाधिकार की स्थिति होती है। यह दोनों स्थितियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है। इन दोनों के बीच की स्थिति को अपूर्ण बाजार कहते हैं। इस प्रकार के बाजार में प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार दोनों बाजारों के गुण विद्यमान होते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार अपूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की अवस्था है। प्रश्न तीसरा, किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में अल्पकाल में मांग और दीर्घकाल में पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है अल्पकाल में मांग। इसमें उत्पादक को अति अल्पकाल की अपेक्षा कुछ अधिक समय मिल जाता है तथा उत्पादक बड़े उत्पादन, तकनीकी एवं स्थितियों में परिवर्तन का लाभ तो प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु मांग के अनुसार कुछ सीमा तक पूर्ति का समायोजन अवश्य कर सकता है। इस स्थिति में मांग पक्ष अधिक प्रभावकारी होता है। दीर्घकाल में पूर्ति, इस अवधि में उत्पादक को मांग के अनुसार पूर्ति परिवर्तन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसमें पूर्ति पक्ष सक्रिय होने लगता है। अगला प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, बाजार से क्या आशय है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए अथवा बाजार की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, प्रोफेसर कुनरो के अनुसार अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ किसी एक ऐसे स्थान विशेष से नहीं लगाया जाता है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वरन उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें वस्तु के समस्त क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच इस प्रकार का स्वतंत्र संपर्क होता है।
कि एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति सुगमता से तथा शीघ्रता से समान होने की पाई जाती है। बाजार की विशेषताएं। बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, वस्तु। बाजार के लिए किसी न किसी वस्तु का होना आवश्यक है जिसका की क्रय विक्रय होता है। बिना वस्तु के बाजार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। दूसरा, क्रेता तथा विक्रेता। विनिमय के लिए क्रेता और विक्रेताओं का होना आवश्यक है। अतः बाजार के अनुसार उस समस्त क्षेत्र में वस्तु विशेष के क्रेताओं और विक्रेताओं का होना आवश्यक है जिससे उनमें पारस्परिक प्रतियोगिता संभव हो। तीसरा, एक क्षेत्र। अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक क्षेत्र होता है जहां किसी वस्तु का क्रय विक्रय क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य हो। यह क्षेत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। चौथा, स्वतंत्र प्रतियोगिता। सैद्धांतिक रूप से यह माना जाता है कि बाजार के समस्त क्षेत्र में वस्तु की बिक्री के संबंध में क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रश्न दूसरा, क्षेत्र के आधार पर बाजार का उदाहरण सहित वर्गीकरण समझाइए। उत्तर, क्षेत्र के आधार पर बाजार को चार भागों में बांटा गया है। पहला, स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार से तात्पर्य उस बाजार से है जिसमें क्रेता व विक्रेता एक छोटे क्षेत्र या स्थान विशेष तक ही सीमित होते हैं। स्थानीय बाजार के अंतर्गत वह वस्तुएं आती हैं जो शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं, जैसे दूध, दही, सब्जी, मछली, अंडे आदि। मूल्य की अपेक्षा भारी वस्तुओं के बाजार भी स्थानीय होते हैं। उदाहरणतः ईंटों का बाजार। दूसरा, प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार को प्रांतीय बाजार भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र स्थानीय बाजार से विस्तृत होता है। इसमें किसी वस्तु की मांग एक बड़े क्षेत्र पर प्रदेश तक सीमित रहती है। उदाहरणार्थ, लाख की चूड़ियों का बाजार प्रादेशिक है क्योंकि इसकी मांग सिर्फ राजस्थान तक होती है। तीसरा, राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता संपूर्ण देश में फैले हो तो उस वस्तु का बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। उदाहरणार्थ धोतियां, साड़ियां तथा चूड़ियों की मांग संपूर्ण राष्ट्र में की जा सकती है, इसलिए इनका बाजार राष्ट्रीय है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। यदि किसी वस्तु को खरीदने व बेचने वाले सारे संसार में पाए जाते हैं या जिस वस्तु की मांग विश्वव्यापी होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। उदाहरणार्थ सोना, चांदी, गेहूं आदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वस्तुएं हैं।
प्रश्न 3। बाजार का अर्थ बताइए एवं बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले 2 तत्व बताइए। अथवा बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख तत्व बताइए। उत्तर। साधारणतया जिन वस्तुओं में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं उनके बाजार का क्षेत्र विस्तृत होता है। पहला, सर्वव्यापी मांग। सर्वव्यापी मांग। जिन वस्तुओं की मांग जितनी अधिक व्यापक एवं लगातार होती है उन वस्तुओं का बाजार उतना ही अधिक विस्तृत होता है। उदाहरणार्थ सोना, चांदी, गेहूं, चावल, कपड़ा आदि की मांग विश्व भर में की जा सकती है। फलस्वरूप उनका बाजार भी अंतर्राष्ट्रीय होता है। दूसरा, वहनीयता। जिन वस्तुओं को आसानी व कम खर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जा सके उनमें वहनीयता का गुण होता है। वहनीयता के गुण वाली वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है क्योंकि वे मांग वाले भागों में आसानी से भेजी जा सकती हैं। इस कारण सोना, चांदी, जवाहरात, कपड़ा आदि का बाजार विस्तृत होता है। तीसरा, टिकाऊपन। जो वस्तुएं शीघ्र नष्ट होने वाली नहीं होती हैं तथा टिकाऊ होती हैं उनका बाजार विस्तृत होता है। उदाहरणार्थ मशीनें, यंत्र, सोना, चांदी आदि टिकाऊ वस्तुओं का बाजार व्यापक होता है। चौथा, पूर्ति की पर्याप्तता। जिस वस्तु की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है तथा आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है उसका बाजार विस्तृत होता है। पांचवा, ग्रेड या नमूने में बांटने की सुविधा। जिन वस्तुओं के ग्रेड बनाए जा सकते हैं या जिनको नमूने के तौर पर ग्राहकों को दिखाया जा सकता है उनका बाजार प्रायः विस्तृत हुआ करता है, जैसे कपड़ा, चाय, चीनी, गेहूं आदि। प्रश्न 4। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आपका क्या आशय है? इस बाजार की 3 विशेषताएं लिखिए अथवा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें कोई भी क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार के मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। तकनीकी शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक क्रेता पूर्णतया लोचदार पूर्ति की स्थिति तथा प्रत्येक विक्रेता या उत्पादक पूर्णतया लोचदार मांग की स्थिति का सामना करता है। अर्थात वस्तु का बाजार में एक मूल्य होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, क्रेताओं और विक्रेताओं का अधिक संख्या में होना।
पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में क्रेता तथा विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दूसरा, एक रूप वस्तु। वस्तु विशेष में समानता पाई जाती है, चाहे वह किसी भी उत्पादक द्वारा उत्पन्न की जाए अथवा किसी भी विक्रेता द्वारा बेची जाए। ऐसी दशा में यदि एक विक्रेता अपनी वस्तु का अधिक मूल्य लगाता है तो क्रेता तुरंत दूसरे विक्रेता के पास उस वस्तु का क्रय करने के लिए चला जाता है, क्योंकि वस्तुएं समान होती हैं। तीसरा, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म किसी भी समय प्रवेश कर सकती है तथा कोई भी वर्तमान फर्म प्रारंभिक बाजार को छोड़ सकती है। चौथा, बाजार का पूर्ण ज्ञान। क्रेता तथा विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। उन्हें बाजार में प्रचलित मूल्य की पूरी जानकारी होती है। क्रेता यह जानते हैं कि उन्हें कहाँ से किस मूल्य पर कौन सी वस्तु उपलब्ध हो सकती है। इसी प्रकार विक्रेता यह जानते हैं कि वे अपनी वस्तु को कहाँ कहाँ अधिक मूल्य पर विक्रय कर सकते हैं। पांचवा, क्रेताओं तथा विक्रेताओं में पूर्ण गतिशीलता। क्रेता तथा विक्रेता में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए यह अनिवार्य है कि क्रेता तथा विक्रेताओं द्वारा किए जाने वाले क्रय तथा विक्रय में किसी प्रकार की बाधा न हो। प्रश्न 5, अपूर्ण प्रतियोगिता की 4 विशेषताएं लिखिए, अथवा एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, जब किसी बाजार में प्रतियोगिता सीमित मात्रा में पाई जाती है, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तब उसे अपूर्ण बाजार कहते हैं। इस बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार कीमत में भिन्नता होती है। पहला, क्रेताओं तथा विक्रेताओं का कम संख्या में होना। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। उनके बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं होती, अतः कोई एक विक्रेता वस्तु की पूर्ति तथा मूल्य को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, वस्तु का मूल्य एक समान नहीं होता। क्रेता तथा विक्रेताओं के मध्य स्वतंत्र प्रतियोगिता न होने के कारण वस्तु का मूल्य एक समान नहीं रहता। तीसरा, वस्तु की किस्म तथा गुणों में काल्पनिक अथवा वास्तविक अंतर होता है। विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं एक समान नहीं होनी चाहिए अथवा क्रेताओं को एक सी प्रतीत नहीं होनी चाहिए। चौथा, बाजार का पूर्ण ज्ञान न होना। क्रेता तथा विक्रेताओं की बाजार संबंधी पूर्ण जानकारी नहीं होती, अतः बाजार में कीमत में विभेद पाया जाता है। पांचवा, उत्पत्ति के साधनों का गतिशील न होना। अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होते। प्रश्न 6, बाजार किसे कहते हैं? कौन सी शक्ति
अल्पकालिक बाजार में मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: बाजार का अर्थ। लघुत्तरे प्रश्न 1 का उत्तर देखें। अल्पकाल से अभिप्राय समय की उस अवधि से है जिसमें वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। बाजार मूल्य का निर्धारण किसी वस्तु को मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। अल्पकाल में पूर्ति प्रायः स्थिर रहती है, अतः बाजार मूल्य के निर्धारण में मुख्य तथा सक्रिय प्रभाव मांग का पड़ता है, अर्थात मांग के घटने बढ़ने से मूल्य भी घटता बढ़ता है। पूर्ति का प्रभाव प्रायः निष्क्रिय होता है। प्रश्न 7। क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक होती है? तर्क दीजिए। कोई 4। उत्तर: पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक काल्पनिक दशा है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, क्रेताओं और विक्रेताओं का अधिक संख्या में होना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी दशा है जिसमें क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में कुछ वस्तुओं ने उत्पादन सीमित होते हैं, जबकि उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा, वस्तु का समरूप होना। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए यह आवश्यक शर्त है कि वस्तुएं समरूप होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। प्रायः हम जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं वे सब वस्तुएं आकार, प्रकार तथा गुणों में एक दूसरे के समान नहीं होती हैं। तीसरा, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह शर्त रहती है कि कोई फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा उद्योग से बहिर्गमन कर सकती है, लेकिन व्यवहार में सरकारी हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं होता है। चौथा, बाजार का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में यह शर्त रहती है कि क्रेताओं और विक्रेताओं में निकट का संपर्क होता है, लेकिन व्यवहार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि कौन सी वस्तु कहाँ तथा किस कीमत में बेची या खरीदी जा सकती है। प्रश्न 8। पूर्ण प्रतियोगिता व अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता व अपूर्ण प्रतियोगिता में यह अंतर है कि पहला, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता तथा विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। दूसरा, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। तीसरा, उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील नहीं होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग की लोच पूर्णतया लोचदार होती है,
जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में मांग की लोच पूर्णतया लोचदार नहीं होती है। प्रश्न 9। पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में अंतर बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में अंतर यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में विक्रेताओं की मात्रा बहुत अधिक होती है, जबकि एकाधिकार की दशा में विक्रेताओं की मात्रा एक तक ही सीमित होती है। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने या छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जबकि एकाधिकार प्रतियोगिता में उद्योगों में किसी नई फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। तीसरा, फर्म स्वतंत्र कीमत नीति नहीं अपना सकती है। यह कीमत ग्रहण करने वाली है, न कि कीमत निर्धारण करने वाली। एकाधिकार में फर्म स्वतंत्र कीमत नीति अपना सकती है। यह कीमत निर्धारक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत विभेद नहीं कर सकती, अर्थात यह सभी क्रेताओं से एक समान ही कीमत लेती है। एकाधिकार में कीमत विभेद संभव है। प्रश्न 10। सामान्य मूल्य की किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में लिखिए। सामान्य मूल्य की विशेषताएं। पहला, सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। दीर्घकाल में पूर्ति को मांग के अनुसार समायोजित होने का अवसर मिल जाता है, अतः सामान्य मूल्य मांग तथा पूर्ति के स्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा, सामान्य मूल्य एक स्थायी मूल्य होता है, क्योंकि यह मांग वर्ग तथा पूर्ति की स्थायी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा, सामान्य मूल्य के निर्धारण में मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है। चौथा, सामान्य मूल्य उत्पादन व्यय के बराबर होता है। यह उत्पादन व्यय से बहुत ऊंचा या नीचा स्थायी रूप से नहीं रह सकता। पांचवा, सामान्य मूल्य एक दीर्घकालीन मूल्य होता है, अतः यह उन्हीं वस्तुओं का होता है जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। जिन वस्तुओं को पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उनका सामान्य मूल्य नहीं होता है। प्रश्न 11। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में यह अंतर है कि पहला, बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य है, जबकि सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य है। दूसरा, बाजार मूल्य किसी समय विशेष में वास्तव में प्रचलित होता है, जबकि सामान्य मूल्य काल्पनिक है, जो कि वास्तव में किसी समय विशेष पर प्रचलित नहीं होता। तीसरा, बाजार मूल्य में मांग अधिक सक्रिय होती है, जबकि सामान्य मूल्य में पूर्ति अधिक प्रभावशाली होती है। चौथा, बाजार मूल्य बाजार मूल्य पुनरुत्पादनीय तथा निरुत्पादनीय दोनों प्रकार की वस्तुओं का होता है।
जबकि सामान्य मूल्य केवल पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का ही होता है। प्रश्न 12, समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, प्रोफेसर मार्शल ने समय के आधार पर बाजार को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला, दैनिक बाजार या अति अल्पकालीन बाजार। यह उन वस्तुओं का बाजार पहला, दैनिक बाजार या अति अल्पकालीन बाजार। यह उन वस्तुओं का बाजार होता है जो शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं। प्रायः इनकी नष्ट होने वाली होती है, जैसे दूध, दही, मछली, सब्जी आदि। प्रायः इनकी पूर्ति निश्चित होती है और अति अल्पकाल में इनकी पूर्ति में वृद्धि संभव नहीं होती है। अतः ऐसी परिस्थिति में मांग का महत्व अधिक होता है। दूसरा, अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार में भी मांग का महत्व अधिक होता है, किंतु समय कुछ अधिक होने पर पूर्ति में कुछ परिवर्तन या सुधार संभव है। तीसरा, दीर्घकालीन बाजार। यह सामान्यतः टिकाऊ वस्तुओं से संबंधित होता है। मांग के निरंतर बढ़े रहने से पूर्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। गेहूं, चावल, चीनी, वस्त्र आदि इसी वर्ग की वस्तुएं हैं। सामान्यतः इनका बाजार दीर्घकालीन होता है। चौथा, अति दीर्घकालीन बाजार। इस प्रकार के बाजार को कभी-कभी युगकालीन बाजार भी कहा जाता है और इसकी अवधि बहुत लंबी होती है। यह उन वस्तुओं से संबंधित है जो बहुत अधिक टिकाऊ होती हैं। प्रश्न 13, क्या एकाधिकारी बिना मुकुट का राजा होता है? विवेचना कीजिए। उत्तर, चेम्बरलेन के अनुसार एकाधिकारी उसे समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता हो। प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार एकाधिकारी वह है जिसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, अर्थात जैसे एक राजा अपने देश का एकमात्र शासक होता है, उसी प्रकार एकाधिकारी भी अपनी वस्तु का एकमात्र उत्पादक होता है। वह वस्तु की कीमत व उत्पादन में मनमानी कर सकता है, क्योंकि उसकी वस्तु की कोई स्थानापन्न नहीं होती है। उसकी पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है, परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह मनमानी कर सकता है, क्योंकि उसका मांग पर पूरा नियंत्रण नहीं होता है। उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, उसे उनका पालन करना होता है। प्रश्न 14, एकाधिकार की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, एकाधिकार बाजार की विशेषताएं। एकाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, अकेला उत्पादक। इसमें किसी वस्तु का एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। यहाँ उत्पादक का आशय एक फर्म से है, न कि एक व्यक्ति से है। दूसरा, निकट स्थानापन्न वस्तुओं का न होना। वस्तु का एक उत्पादक होना एकाधिकार के लिए अनिवार्य शर्त तो है, किंतु केवल यह शर्त ही पर्याप्त नहीं है। एकाधिकारी बाजार तब कहा जाएगा जबकि विक्रेता जिस वस्तु का विक्रय करता है उस वस्तु का बाजार में कोई निकट स्थानापन्न न हो।
तीसरी, स्वतंत्र कीमत नीति। एकाधिकारी फर्म स्वतंत्र कीमत नीति अपना सकती है, अर्थात वह अपनी इच्छा अनुसार कीमत में कमी या वृद्धि कर सकती है। चौथी, प्रवेश पर प्रतिबंध। बाजार में एकाधिकारी अवस्था के बने रहने के लिए अनिवार्य है कि इसमें प्रवेश करने पर प्रतिबंध हो। कोई अन्य फर्म वस्तु का उत्पादन प्रारंभ कर देगी तो एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। बोली चुप। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण कैसे होता है? तालिका तथा चित्र द्वारा समझाइए। उत्तर, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है? इस संबंध में प्राचीन अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद रहा। मुख्यतः दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचार के समर्थक एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि थे, जिनके अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होता है। इसके विपरीत दूसरी विचारधारा के समर्थकों वॉलरस, जेवेंस आदि के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत पर नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता अर्थात सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। प्रोफेसर मार्शल ने इस मतभेद को समाप्त किया। उन्होंने बताया कि दोनों मत एक पक्षीय है। किसी वस्तु का मूल्य केवल उत्पादन अर्थात पूर्ति द्वारा या केवल उपयोगिता अर्थात मांग के द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि दोनों संयुक्त रूप से मूल्य को निर्धारित करते हैं। मार्शल के अनुसार जिस प्रकार कागज के कटने के लिए कैंची के दोनों फलकों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए वस्तु की उपयोगिता अर्थात मांग तथा वस्तु की उत्पादन लागत अर्थात पूर्ति दोनों शक्तियों की आवश्यकता होती है। मूल्य निर्धारण, मांग और पूर्ति का संतुलन। बाजार में मूल्य
उस बिंदु पर आधारित बाजार में मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां मांग और पूर्ति का संतुलन होता है। मांग के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है और कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार पूर्ति के नियम के अनुसार कीमत घटने पर वस्तु की पूर्ति घटती है और कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। अतः मांग व पूर्ति में विपरीत संबंध होता है। इसे अग्रलिखित सारणी व रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आप चित्र 3.1 समझें। संतुलन की मूल्य सारणी। वस्तु का मूल्य प्रति इकाई जब 50 है तो मांग की मात्रा 200, पूर्ति की मात्रा 1200 और विशेष विवरण है 1000 इकाई की अतिरिक्त पूर्ति। वस्तु का मूल्य प्रति इकाई जब 40, मांग की मात्रा 400, पूर्ति की मात्रा 900 यानी 50 इकाई की अतिरिक्त पूर्ति संतुलन मूल्य। 500 इकाई की अतिरिक्त पूर्ति। जब वस्तु का मूल्य प्रति इकाई 30, मांग की मात्रा 600, पूर्ति की मात्रा 600 संतुलन मूल्य। जब वस्तु का मूल्य प्रति इकाई 20, मांग की मात्रा 800, पूर्ति की मात्रा 300। विशेष विवरण 500 इकाई की अतिरिक्त मांग। वस्तु का मूल्य प्रति इकाई 10, मांग की मात्रा 1000, पूर्ति की मात्रा 100, 900 इकाई की अतिरिक्त मांग। उपयुक्त सारणी व रेखाचित्र के अनुसार 30 रुपये प्रति इकाई कीमत पर वस्तु की मांग व पूर्ति दोनों बराबर हैं। रेखाचित्र में डीडी मांग वक्र व एसएस पूर्ति वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। इन दोनों के कटान बिंदु ई पर वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। अध्याय 3 यहाँ समाप्त होता है।